हमारे भी केंद्रीय मंत्री संजीव बालन जी पहुंच चुके हैं। हमारे जींद के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर किशन मिश्रा जी पहुंच चुके हैं। हमारे जिला के महामंत्री डॉक्टर राज सैनी जी, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी, राजीव जैन जी, हमारे भी सभी पहुंचे हैं। यहाँ इनका पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे भी सभी विधायकगण, केंद्रीय मंत्री जी पहुंच चुके हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, पहले केंद्रीय मंत्री जी अपना संबोधन करेंगे, उसके बाद हमारे ये बुद्धिजीवी लोग, यहाँ सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, किसी प्रकार की कोई उनसे बातचीत करना है जो निःशुल्क कर सकते हैं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे भी माननीय केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। उनके साथ हमारे लोकप्रिय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश कौशिक जी भी पहुंच चुके हैं। डॉक्टर पवन सैनी जी, राजीव जैन जी, जवाहर सैनी जी, सबका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे जिला जींद के जुझारू जिलाध्यक्ष युवा डॉक्टर राजकुमार बोल जी वो आए, अपने विचार रखें। डॉक्टर राजकुमार बोल। इसकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो जो सम्मेलन है ना, डॉक्टर वकील होने का उसमें जोड़ दिया, उस समय पहले किसानों को जोड़ रखा था, डॉक्टरों को जोड़ दिया। तो आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आज हमारे बीच केंद्रीय मंत्री श्रीमान संजीव बालन जी जींद जिले में पहुंचे हैं। पूरे जींद जिला की इकाई की तरफ से और आप सभी की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ में सोनीपत से हमारे लोकसभा के सांसद रमेश कौशिक जी हैं, जिनके विधायक किशन मिश्रा जी, लोकसभा के हमारे जो संपर्क अभियान का जो कार्यक्रम चल रहा है 9 साल पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी के सोनीपत लोकसभा के संयोजक राजीव जैन जी, जवाहर सैनी जी, पूर्व में विधायक रहे कलीराम पटवारी जी, प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी जी, जिला महामंत्री डॉक्टर राज सैनी जी, जिला के प्रभारी धर्मवीर मिर्जापुर जी, अमरपाल राणा जी, करमवीर सैनी जी, और आज इस सम्मेलन में पहुंचे शहर के सभी जाने माने व्यापारी, बुद्धिजीवी, सभी आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और ये जो कार्यक्रम हमारे अभी पार्टी की तरफ से पूरे लोकसभा क्षेत्र में चल रहे हैं, जो हमारी केंद्र की आपकी केंद्र की सरकार है 9 साल, उसके सफल कार्यक्रम के तहत सभी से एक संपर्क साधने का प्रयास पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। उसी के तहत माननीय मंत्री जी हमारे बीच पहुंचे हैं, वो आज अपनी बात आपसे साझा करेंगे, आप भी अपनी बात उनसे साझा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने विचार रखे। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे जींद के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर किशन मिश्रा जी वो आए अपने विचार रखें। डॉक्टर किशन मिश्रा जी।
सबसे पहले तो आए हुए सभी तमाम बुद्धिजीवी लोगों का, प्रबुद्ध लोगों का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वहीं पर आज हमारे केंद्र के मंत्री माननीय पालेल साहब, हमारे सांसद कौशिक साहब, डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष राजू मौर्य जी, धर्मवीर मिर्जापुर साहब, डॉक्टर राज जी, अमरपाल राणा जी, सोनीपत से श्रीमान राजीव जैन जी, जवाहर सैनी जी, पूर्व में विधायक रहे खलीला। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बालन साहब को माननीय मोदी साहब ने यहाँ जीत भेजने का काम किया कि सोनीपत लोकसभा में आप जाएंगे, और आज 3-4 मीटिंग्स हुई। इसके अंदर आप प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएं सुनने का काम करेंगे। 9 साल में जो हमारी सरकार ने कार्य किए ये बताने का काम है। आज आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आज मोदी सरकार को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 9 वर्षों में मोदी साहब ने जो किया कोई आपसे छुपा हुआ नहीं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय मोदी साहब ने। कोई वक्त होता था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे तो उन्हें कभी वीजा मिलता था, कभी वीजा नहीं मिलता था, और कभी कभी उन्हें लंबी कतार में बैठना था। आज मोदी जी के इस स्वरूप को देखते हुए हम ये कहेंगे, चाहे मामला रशिया का हो, चाहे मामला अमेरिका का हो, चाहे मामला चाइना का हो, आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां की सरकार रेड कार्पेट बिछाई हुई उनका इंतजार कर रही है। वहीं पर हम अगर बात यूक्रेन के युद्ध की करें, रशिया के युद्ध की बात करें, जहां हमारे देश के बच्चे वहां पर फंसे, वहीं पर अगर तिरंगा लेकर वहां से निकलने का काम करते तो युद्ध को रोक दिया जाता। इससे बड़ी बात हमारे देश के लिए क्या होता। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि कहा जाता कि देश सर्वप्रथम है। मरना तो हर इंसान में है, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं जो अमर हो, लेकिन हर व्यक्ति को मरना है। लेकिन अगर देश के लिए मेरे देश को सर्वप्रथम माने तो उसके जैसी कोई बात नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि आज अगर हमारा देश ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है, आज हमारे देश में अनेक प्रकार से कोई तरक्की हो रही है, तो उसकी देन माननीय मोदी साहब। इस देश की मिट्टी में जन्मे मोदी साहब ने कमाल करके दिखा दिया। आज हमारे देश को पहले 5 देशों में गिनती कराने का काम किया तो मोदी साहब। कभी नोटबंदी हुई थी तो उस समय ये कहा गया था कि ये क्या हो गया। आज उस नोटबंदी का ही आपके सामने सब कुछ है कि आज पाकिस्तान को भीख मांगने को मजबूर होना पड़ा, तो उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ही नोटबंदी है। वही आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा देश को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हमारा देश, मैं कहता हूं, बिल्कुल पिछड़ चुका था। आज माननीय मोदी साहब की प्रक्रियाओं को देखते हुए, नीतियों को देखते हुए, आज सोने की चिड़िया नहीं, हमारे देश को सोने का शेर कहा जाएगा। ऐसा वहीं पर हम जानते हैं कि चाइना जैसे देश भी, अमेरिका जैसे देश भी जहां उनका स्वागत करते हैं वो आपके साथ। क्योंकि एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके मोदी साहब से कहा, मोदी साहब के बारे में कहा कि मोदी साहब तो भगवान को भी समझा सकते हैं। अगर मोदी साहब के पास भगवान बैठे तो उसे भी समझाने का काम करेंगे। तो उनको सोच लेना चाहिए कि भगवान से कितनी नजदीकियां हैं। आदमी उसी को समझा सकता है जिसके साथ नजदीकियों। वैसे ही 9 साल काम किया इस देश के लिए, और अगले 5 साल के लिए भी अगर इस देश में कोई राज करेगा तो माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ही करेगा। कोई बात छुपी हुई नहीं है भाइयों। उनकी नीति और उनके चेहरे से वो किसी भी बात को कहते हैं तो उसको पूरा करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं भी विपक्ष दल के लोग भी इस बात को महसूस करते हो जो मोदी साहब कहते हैं, लेकिन कहने से मजबूर है कि वो तारीफ कर नहीं सकते। लेकिन वो तारीफ अंदर ही अंदर करने को मजबूर है कि देश में अगर बहुत समय के बाद अगर किसी ने प्रधानमंत्री दिया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी मां ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने आज वर्ल्ड के नक्शे पर हमारे देश का नाम नंबर 1 में लाने का काम किया। मैं तो आप लोगों को विश्वास और यकीन के साथ कहना चाहूंगा कि आज चाहे कुछ भी हो, मैं ये कहना चाहूंगा, दिल में खलिश है मिटा लो इसे, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये देश हम सबका है, बचा लो। ये देश इलेक्शन आने को आ रहे हैं, ये देश किसी ऐसे हाथों के बिना चला जाए जिससे हमें पछताना पड़े। क्योंकि बात बहुत बड़ी है। अक्सर हम देखते हैं, अक्सर हम सुनते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इस देश को
राज किया तो उसने अपनी सीमाओं को बढ़ाने का काम किया, सीमाओं को घटाने का काम कभी नहीं किया। और इसी प्रकार से माननीय देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश की सीमाओं को बढ़ाने का काम किया। आप याद करेंगे, अगर याद मुगल राज को आप याद करें तो आप जान सकते हैं कि मुगलों ने किस प्रकार से हम पर अत्याचार किया, किस प्रकार से अंग्रेजों ने हम पर अत्याचार किया। आज आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नई संसद बनाने का जो काम किया उस पर भी विपक्ष वालों ने कहने का काम किया। कहा जाता है कि वो सिंदूर का जो चिन्ह बनाया गया है वो हमारा एक धार्मिक चिन्ह है और उसको भी लेना हमारे लिए इतना जरूरी है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष अनेक प्रकार की बातें करता है, विपक्ष के पास कोई रास्ता या विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से ये कहेंगे कि रामायण काल के अंदर, त्रेता युग के अंदर जिस प्रकार से भगवान राम शबरी के पास पहुंचे, जो दलित थी उसके पास पहुंचे, उसकी समस्याओं को उसके पास जाने के बाद उसके जूठे पेड़ खाने का काम किया। इसी प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक ही लक्ष्य था कि अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने का काम करो। आयुष्मान जैसे कार्ड हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बनाने का काम किया, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं ये कहूंगा कि वैसे तो किसी के घर में दुख तकलीफ होना, लेकिन ये जीवन है तो हर प्रकार की दुख तकलीफ इंसान को आती है। प्रधानमंत्री की एक ही सोच रही कि कोई भी इंसान अगर इस दुनिया से जाए, बीमारी की वजह से जाए तो कम से कम पैसे की वजह से इस दुनिया को छोड़कर ना जाए। 5 लाख रुपए तक का बीमा इस देश के प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों को करने का काम किया। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जितने आयुष्मान कार्ड बने उसके बाद चिर हरियाणा बढ़ाने का काम किया, जो 3 लाख से ऊपर का आपको पैसा अपने इलाज के लिए मिलेगा। अंतिम व्यक्ति तक हर प्रकार से सामग्री पहुंचाने का काम भी अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री। वहीं शौचालय पर अगर ले हम स्वच्छ भारत का अभियान शुरू करने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। जहां पर शौच करने के लिए हमारी महिलाएं शक्ति, हमारी माता शक्ति बाहर जाती थी, वे प्रत्येक घर में एक शौचालय बनाने का काम किया ताकि हमारे देश की महिलाओं को, हमारी माता शक्ति को शौच करने के लिए बाहर न जाना पड़े। इस प्रकार से अनेक योजनाएं अगर किसी ने देने का काम किया तो इस देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी नीति और ऐसी वो बनाने का काम किया जिससे आज हमारा देश आप देख रहे हैं कि आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, अभी पीछे एक युद्ध हुआ जिसमें हमारे शहर के अग्रवाल समाज के 3 बच्चे, मियां बीबी और एक बच्ची जो देश में रहते थे, मुझसे कहा गया और मैं उनके घर में जाकर मिला और मैंने प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी से जिक्र किया और उनके जिक्र करने के बाद उन्होंने ऊपर अपना उन्होंने पीएम आवास के ऑफिस में इस विषय में जिक्र किया। और आप अच्छी तरह जानते हैं अग्रवाल समाज का बच्चा अपनी पत्नी और अपनी 3 वर्ष की बच्ची के साथ सकुशल जीत पहुंचने का काम किया। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आज हिंदुस्तान का अगर किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद किसी भी देश में होता है, अगर हमारे देश का व्यक्ति वहां रहता है तो उसे सकुशल पहुंचने के लिए हर प्रकार से जो तकलीफ या दंगा होता है उसे रोक देने का काम करता है। ये शक्ति अगर हमारे को किसी ने प्रदान की, इस तिरंगे को अगर वो शक्ति के रूप में बढ़ाने का काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया। अभी सभी बातें विस्तारपूर्वक हमारे मंत्री जी बताने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और वहीं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूं कि आज आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बहुत से पूर्वज जो एक ही इच्छा लेकर इस दुनिया से चले गए कि क्या राम मंदिर भी कभी बनेगा, और आज आपके सामने 14 जनवरी को राम मंदिर के सारे किवाड़ खुल जाएंगे, उसमें आप अगर सभी दर्शन करने का काम करेंगे। वहीं पर मैं आपको ये बात और बताना चाहता हूँ, जहाँ 14 जनवरी को माननीय देश के प्रधानमंत्री सब मुख्यमंत्रियों सहित भगवान राम के दर्शन करेंगे, राम व्यक्ति के लिए दर्शन खुल जाएंगे। वहीं पर आपको एक खुशी की बात और बताना चाहता हूँ कि आपके मेडिकल कॉलेज के किवाड़ भी भगवान ने चाहा तो 14 जनवरी से पहले खोलने का काम करेंगे। 14 जनवरी तक आपके मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण पूरा होकर ओपीडी स्टार्ट हो जाएगी। ये भी हम सब लोगों के लिए बड़े हर्ष का विषय है। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक चीन समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन आज काफी हद तक हमने इन समस्याओं पर काबू करने का काम किया है। आपके सामने भी दिन किस प्रकार से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, इसी तरह से आपके सहयोग की आशा में हर समय चाहूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय भारत। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं अनुरोध करूंगा
सांसद माननीय रमेश कौशिक जी वो आए, अपने विचार रखे। माननीय रमेश कौशिक जी। परम आदरणीय हमारे केंद्र सरकार में मंत्री भाई संजीव बालियान जी, जो लगातार हमारी पार्लियामेंट में दौरे भी करते रहते हैं, मेहनत भी करते रहते हैं और सोनीपत से इनका विशेष लगाव भी है। और हमारे जिला के अध्यक्ष भाई राजू मौर्य जी, हमारे जींद से विधायक कृष्ण मिड्डा जी, धर्मदेव मिर्जापुर जी, पवन सैनी जी, राजू जैन जी, बलिराम पटवारी जी पूर्व विधायक, जवाहर सैनी जी, डॉक्टर राज सैनी जी, रामफल शर्मा जी, करमजीत सैनी जी, अमरपाल राणा जी और सुभाष शर्मा जी। मेरे सम्मानित साथियों, आज हम आपके बीच में 9 साल जो हमारी सरकार के पूरे हुए हैं 2014 से लेकर आज 2023 तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश के लिए किया है, जो इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस बात को आपके बीच में लेकर आए कि हमने क्या किया है। क्योंकि जो काम होता है वो जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए, काम वही मानना चाहिए जो जमीन पर होते। प्रधानमंत्री जी ने इस देश का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ाया है। आज कोई ऐसी मीटिंग सफल नहीं हो सकती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां हमारे प्रधानमंत्री ना हो। और ये प्रधानमंत्री सोच है, जो दोनों देश एक दूसरे घोर विरोधी से रशिया और अमेरिका यूरोपियन देश हो, लेकिन वे सब प्रधानमंत्री तरफ देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं। चाहे कोरोना टाइम था, जब लोगों ने कहा था कि भारत इससे बाहर नहीं निकल सकता और ना काबू पा सकता, हम काबू पाए भी और दूसरे देशों में मदद हुई थी। ये हमारा एक कुशल नेतृत्व था जिसने आज देश की सीमाओं को मजबूत करने का काम किया। हर इसके साथ साथ देश का विकास का रास्ता एक नया बना है, चाहे रेलवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, आज चाहे चाइना तक का रोड हो, और वहाँ पर लेह लद्दाख तक हम रेलवे लाइन बना रहे हैं जिसमें 50 किलोमीटर की टर्नल भी है। पिछले दिन हम लेह लद्दाख में हमारी मीटिंग भी थी, तो मैं रेलवे स्टेशन कमेटी से भी उसमें जाने का मौका दिया। तो ये सब ऐसे काम हैं जो कोई सोच नहीं सकता था सरकार ने। फिर हम कहते हैं कि हमने देश में ये किया वो कर दिया, फिर कहे कोई हमारे लिए क्या किया, क्योंकि जब तक अपने इलाके में भला ना हो, काम ना हो, दिखाई नहीं दे सकता। तो हमने अपने इलाके के लिए ये कहा, जींद को पिछली सरकार ने अछूता छोड़ रखा था, और जब से हरियाणा बना एक भी नया नेशनल हाईवे नहीं बना था। लेकिन अपनी सरकार बनने के बाद आज जींद को 8 नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है। नहीं तो जहाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया, वहाँ सड़क लाकर माजरे के बाद सड़क 10 फुट की रह जाती थी। जहाँ सोनीपत जिला खत्म हो गया, उसके बाद सड़क नाम की चीज नहीं लग पाई। आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारी जींद की सड़कें रोहतक से भी अच्छी और सोनीपत से भी अच्छी है। ये एक विकास का नया मॉडल है। जींद का बाईपास है, 1000 करोड़ का बना। हमें 2016 में इसका शिलान्यास माननीय मंत्री जी आए थे, गडकरी जी जब किया था, और 2 साल में इसको पूरा किया था, इसको बनाया। उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे हमें शिलान्यास किया था KMT और KGP का, और नंबर नेशनल हाईवे जो दिल्ली से चंडीगढ़ है, आज उसका काम भी पानीपत तक पूरा हो चुका है। ये जींद से सपिंदो करनाल था, उसको नेशनल हाईवे किया। जींद से भिवानी था, उसको नेशनल हाईवे किया। जींद जुलाना रोहतक, उसको नेशनल हाईवे किया। इसके साथ साथ जींद भुवाना पहले एक नेशनल हाईवे था, उसके पैरेलल 1.5 किलोमीटर पर ग्रीन एक्सप्रेस वे का निर्माण किया, जो अगले 70-80% काम पूरा हो गया है। वो मिल जाएगा सीधा जींद से
गोहाना और सोनीपत होता हुआ जो देहरादून एक्सप्रेस वे है उसको उसमें मिलान रहेगा। तो पिछले दिनों में दोनों का उद्घाटन करने आए थे गडकरी जी, हमें उनसे डिमांड की थी, उन्होंने डिमांड हमारी पूरी की। तो मैं एक बात कह सकता हूँ, अब ये रोड है आपका जो कोटपुतली अम्बाड़े वाला है, इस पर भी आज आप चंडीगढ़ या अम्बाड़ा जाओ 2.5 घंटे बाद चंडीगढ़ पहुँच सकते हो। इससे आगे कटरा वाला रोड है कि दिल्ली से कटरा, यहाँ से कटरा 6 घंटे में पहुँचेगा, लक्ष्य दिया गया। इसी तरह सोनीपत में नेशनल हाईवे थे कि जमुना से लेकर सोनीपत तक होगा सांपला झज्जर, उसका काम भी कंप्लीट किया। इसके साथ साथ हमें एक वहाँ भी एक लेन ओवर रोड बना रहे हैं 4 लाइन का, वो पूरा होने वाला है कि एयरपोर्ट तक 35 मिनट में। तो हमने विकास का नया रास्ता क्षेत्र बन गया, चाहे रेलवे लाइन का काम था, चाहे रोहतक जोड़ा जींद थी, चाहे जींद स्पीतो पानी पर जेल गोहाना सोनी पर सारी बिजली का काम हुआ पूरा, चाहे स्टॉप जो बात हो ट्रेनों की, और अब स्टेशन को भी सौंदर्यकरण करने की और बात है। तो 25 करोड़ रुपए की रेलवे स्टेशन के लिए अभी इस प्रोजेक्ट में होती है। इसी तरह गोहाना और सोनी उसमें एक्सीलेटर वगैरह भी शामिल है, वो भी लगते हैं। मैं एक बात कह सकता हूँ, ये रानी वाला तालाब था, जब मैं MP बन लिया 2014 में 15 में इसको कूड़ादान बना रखा था, सारे शहर का कूड़ा इसमें होता था, पानी भी होता था। इसको 5 करोड़ रुपए लगभग इस पर खर्च करके इसको करवा के, तो ये जींद की शान था, आज साफ सुथरे बढ़िया तालाब उसका निर्माण किया। मेडिकल कॉलेज था, 2016 मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई थी, आज उसका काम चल रहा है और वो भी इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, वो भी बनेगा। इंडस्ट्री थी, पिछली सरकार एक पत्थर ला के बोर्ड और चली गई थी 2 कमरों के ऊपर, 850 करोड़ रुपये खर्च के इंडस्ट्री का पूरा दिया है। रेलवे जितनी जमीन पड़ी थी उसमें पार्क का निर्माण करने की बात है, 4-5 पार्क का निर्माण। तो चाहे जींद का हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, चाहे बस अड्डा है, चाहे स्टेडियम है, हर काम इस 9 साल के क्रम में हुआ है। जब ये जींद का बाईपास बना तो सोच नहीं सकता था कि बाईपास हरियाणा में सिर्फ रोहतक में हो सकता है, लेकिन आज उनसे अच्छा बाईपास हमारा है, हर तरह से चारों तरफ जींद को नेशनल हाईवे जोड़ेगा। क्योंकि हमारी सोच थी, अगर जींद को आगे बढ़ाना, लोग यहाँ रैलियाँ करते थे, काम करने किसी ने सोची जात पात के नाम पर रैली करो और राज बना दो महाराज, उसके बाद को नहीं पता। आज जींद में हर वो काम किया है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, जो काम हो सकता है जींद को मॉडल रास्ते पर आगे बढ़ा है। और बहुत सारी स्कीमें नेताजी ने बताई, जो हमारी सेंटर की है, केंद्र की है, चाहे हेल्थ संबंधी स्कीमें हैं, चाहे दूसरी है, चाहे हर घर को समझल देने की बात है, चाहे हर आदमी मकान के लिए, उस सब का काम आज ये सरकार करेगी। कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो आखिरी आदमी है उस घर सुविधा पहुँचेगी। कोरोना टाइम 80 करोड़ लोगों को फ्री लाभ देना, हर सुविधा देना, हर घर में गैस का सिलेंडर देना हो, हर घर में स्वच्छ भारत मिशन से टॉयलेट बनवानी हो, हर आदमी बैंक में खाता खुलवाना हो, किसानों के खाते में 6000 वो करना हो, और व्यापारियों के लिए, सबके लिए कोई ना कोई स्कीमें वो दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी सोच है कि व्यापारियों की जो भी त्रुटियां थी वो काफी कुछ ठीक की गई है, ताकि जो हमारा हमारे विकास की रीढ़ की हड्डी है उन सबको इसका लाभ मिल सके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज हमने हर तरह से आज जीवन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप सब का 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर मौका दो, चाहे 317 हटाने की बात थी, चाहे राम मंदिर बनाने की बात है, कहिए, और जो काम है, और चाहे जो इससे आगे वो बचे हुए हैं उनको भी अगर कोई दे सकता है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही दे सकता है, और किसी को सोचने की नहीं है। मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि 2024 में केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। बहुत विस्तार से
हमारे लोकप्रिय सांसद ने पूरे विकास जो चीन में हुआ या केंद्र उनके बारे में बताया। अब मैं निवेदन करूंगा, आज के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, वो आए और केंद्र की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव बालियान जी। धन्यवाद शर्मा जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजू मौर्य जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मेरे मित्र रमेश कौशिक जी, आपके विधायक मीठा साहब, धर्मवीर मिर्जापुर जी, प्रदेश के महामंत्री पवन सैनी जी, मेरे मित्र राजीव जैन जी, पूर्व विधायक राम पटवारी जी, आप ही के शहर के जवाहर सैनी जी, धर्मवीर जी, अमरपाल राणा जी, डॉक्टर सैनी, उपस्थित साथियों, आज जब पंडित जी बोल रहे थे रमेश कौशिक, मुझे ऐसा लगा इतनी आवाज स्लो क्यों थी पंडित जी, काम जब इतने रखे आपने, थोड़ी सी आवाज में बोलते, मुझे ध्यान देकर सुनना पड़ रहा। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि जींद वाले इस बात पर नहीं बताया। भाई मैं पिछली जगह भी बता था कार्यकर्ताओं के साथ, मैं 1989 में पहली बार जीत आया और उसके बाद मेरे जीवन में कोई एक महीना ऐसा नहीं रहा 1989 से 2004 तक में, जब मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का छात्र था 15 साल, कि मैं हर महीने जींद में आया। जींद के ज्यादातर गांव में मेरा आना जाना रहा, मेरे साथी रहे, और अगर मैं मुजफ्फरनगर वापस जाता था तो जींद से होकर गुजरता था, और जींद के साथ पड़ने वाले बहुत थे। तो जींद में 2 सड़क हुआ करती थी, एक तो पानीपत से आती है, करनाल से। करनाल वाले बिल्कुल सीधी सड़क थी। कुछ लोगों ने उस समय मुझे बताया, बाकी तो यहाँ बताएंगे मंच पर, कि बंसीलाल जी ने बनवाई थी, इसलिए सीधी सड़क थी। 25-30 किलोमीटर तक उस सड़क में मोड़ दी, और अगर जींद के अंदर घुस गए, धूल बहुत उड़ा करती उस समय। आज मुझे अभी पार्टी कार्यालय से धरले का आए तो इतना बढ़िया बाईपास, मैंने कहा जींद बंदर नहीं घुसे उस कोने से उस कोने तक आके जींद का मेडिकल कॉलेज दिखाने के लिए। मेरा ऐसा मन कर रहा था, मेरे जिले में मेडिकल कॉलेज है नहीं, कि इसके पहिया लगा के से मुझे फटक ले जाऊं, भाई इतना बढ़िया मेडिकल कॉलेज, 25 एकड़ में ऐसी बिल्डिंग है। तो इतने काम आपके इस कार्यकाल में हुए पंडित जी, कि ठाकुर का बुजुर्ग काम को कोई कमजोरी दिखा करना बड़े काम। और मेरे तो वो दौर भी याद है जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, 2009 से 14, यूपीए 2, और उस समय के कुछ जरूर कुछ साथियों को दौर भी याद होगा। मेरे यहाँ तो अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार ज्यादा आता है, यहाँ भी कुछ न कुछ ये अखबार होंगे, कुछ और भी अखबार होंगे। फ्रंट पेज पे रोज की खबर चाय के साथ एक रह करती, भाई आज 2G घोटाला हो गया, आज 4G घोटाला हुआ 2 लाख करोड़ का, आज कोयला का घोटाला हो गया, आज फर्टिलाइजर का घोटाला हो गया। हम सबको आदत सी पड़ गई थी कि रोज 10, 20, 50 हजार करोड़ के घोटाले तो रोज ही रहते। उसके अंदर के पेज जब खोलते थे तो अगले पेज पे खबर रहती, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने हमला कर दिया, श्रीनगर में आत्मघाती हमला, या बंबई में टेररिस्टों का हमला, ये खबरें थी। अखबार का साथ 2014 से पहले यही था। और समझ जो युवा पीढ़ी थी उसके मन में जरूर एक बात थी कि भाई क्या होगा इस देश का, जहां ऐसी भ्रष्ट सरकार है जो सब कुछ बेचती जा रही है और देश की सुरक्षा व्यवस्था का किसी को कोई चिंता ही नहीं है। बस हर आतंकवादी घटना के बाद पाकिस्तान को चेतावनी, ये उस समय का रवैया था देश में। और उस समय एक आम आदमी उठ चुका था इस देश में उस सरकार से। ऐसे समय में एक खबर आनी शुरू हुई कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात में बहुत काम किया, गुजरात डेवलप स्टेट बना दिया,
24 घंटे बिजली है, अच्छी सड़कें, विचार आया उधर से, और देश में मोदी जी के नाम की हवा बढ़ती चली। 2004 में 14 में आपने हमने सबने मिलकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, और इतने बड़े देश में एकदम से बदलाव की गुंजाइश थी भी नहीं। 140 करोड़ की आबादी, हर प्रदेश की अलग अलग समस्याएं, अलग अलग सबका सिस्टम, लेकिन 2014 से शुरू हुई यात्रा आज 9 साल बाद, और इन 9 साल में कोई साल ऐसा नहीं है जब मोदी जी अपना हिसाब किताब लेकर जनता के बीच में ना गए। हर साल 1 वर्ष पूरा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को कहा सभी विधायक सांसदों को मैं रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाऊं। आज 9 साल लगातार हो गए जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड देते हुए, और आज 9 साल बाद अगर हम बात करते हैं तो देश में शायद आतंकवादी घटना का मेरे तो याद नहीं, आपके किसी के याद हो तो मुझे बताओ, कहीं बम विस्फोट हुआ हो, कहीं कोई आतंकवादी घटना हुई हो, कोई 1-2 छुटपुट घटना कश्मीर में होती है, और कश्मीर के अलावा तो कहीं कोई घटना नहीं। कश्मीर की घटना बताओ, अभी मैं 3 दिन श्रीनगर में रह के आया, पूरे देश के सेक्रेटरी मिनिस्टर्स की मीटिंग थी और सांसदों की मीटिंग भी थी। जिस होटल में हम मीटिंग करके आए हैं उस होटल में अगले 1 साल तक कोई रूम अवेलेबल नहीं है, 100% बुकिंग है श्रीनगर के हालात। अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो श्रीनगर में आपको कमरा नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ आज जम्मू कश्मीर में है। जिस जम्मू कश्मीर के बारे में कहा जाता था कि वो उधर को जाकर मत देखना, जिसके बारे में कहा जाता था कि 370 हटकी तो खून की नदी बह जाएगी, आज उस कश्मीर की हालात, पूरे देश में शांति, आंतरिक सुरक्षा शायद देश की आजादी के बाद ऐसी कभी नहीं रही होगी। आज जो इस देश में हिंदुस्तान में जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है, बाहरी सुरक्षा व्यवस्था की आप बात करो, हम तो पाकिस्तान से ही ऊपर नीचे होते रहते, पाकिस्तान से कभी कुछ दिखाई नहीं देता, जो भी बात हुई पाकिस्तान, जो भी बात हुई पाकिस्तान। और आज चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान से आमना सामना करने की स्थिति में आस पड़ोस का कोई सा देश, और हमारे पड़ोस के देशों की हालत देखो। कई बार तुलना जरूरी है, अगर तुलना नहीं करेंगे तो पता नहीं लगा क्या होगा। कोरोना काल के दौरान जब 1-1.5 साल पूरी दुनिया अस्वस्थ रही, कोरोना के बाद दुनिया के ज्यादातर देशों की इकोनॉमी हिली, हमारे बिल्कुल पड़ोस का देश श्रीलंका दिवालिया घोषित, जबकि श्रीलंका की इकोनॉमी भारत जैसी इकोनॉमी थी, कोई हमसे बहुत गरीब देश भी था वो। हमारे पड़ोस में दूसरा देश पाकिस्तान, 160 रुपए किलो आटा है साहब, इस समय पर पाकिस्तान में 160 रुपए किलो आटा है, और अगर आटे की बांटना शुरू कर दें तो दंगे हो जाए पाकिस्तान में। पाकिस्तान की हालत हमारे पड़ोस में, यूरोप से लेकर अमेरिका तक हर जगह मंदी का वातावरण है। मात्र एक देश भारत ऐसा है जहां की विकास दर 6.5% के आसपास है, जहां डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं। पूरी दुनिया में ज्यादातर डेवलपमेंट के काम रोक दिए गए, लेकिन हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां चीन जैसे जिले में भी 8 नेशनल हाईवे है, जैसे कि रमेश कौशिक ने बताया। जहां चीन 9 एक और बढ़ा दिया, पंडित जी आप तो हर महीने बढ़ा रहे हो, क्या होगा सर, बढ़ता चलाएगा चारों तरफ। 9 नेशनल हाईवे कल्पना करो आप चीन में, और चीन में आकर विपक्ष के नेता ये पूछेंगे कि मोदी ने क्या किया, तो भाई जवाब तो आप ही दोगे, जवाब हम तो लगातार रोज देने के लिए रहने के लिए। आज डेवलपमेंट भी है और गरीब के कल्याण की योजनाएं भी। गरीब के कल्याण की इतनी योजनाएं सरकार ने चलाई, क्योंकि सरकार का फोकस 2 ही बातों पर था, विकासवाद, डेवलपमेंट और गरीब कल्याण। बहुत से परिवर्तन है इस देश में साहब। मैं अभी मिर्जा साहब बता रहे देश की बातें, मेरे तो वो भी दिन याद है जब यूक्रेन से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से बात की और हिंदुस्तान के छात्रों को निकालने के लिए सीज फायर करवाया, और सीज फायर की शर्त यह थी कि अगर हिंदुस्तान का झंडा लेकर, तिरंगा लेकर कोई बाहर निकलेगा तो बॉर्डर तक उसको रोका नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्र भी हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर बाहर निकले। जो हमें देश आंख दिखाते थे, उन देशों को हिंदुस्तान का तिरंगा लेना पड़ा। कितना बड़ा परिवर्तन। आप विश्व में हिंदुस्तान की इमेज में तब परिवर्तन नहीं देख सकते। और प्रधानमंत्री का काम करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, कभी हो सकता है नहीं। 2014 में याद है मेरे, एक बार मंत्रिपरिषद की बैठक थी, बात आई
कि जो हिंदुस्तानी विदेश में रहते हैं उनके साथ वहां की एम्बेसी अच्छा व्यवहार नहीं करती, क्योंकि हिंदुस्तान में जो काम करने का कल्चर है सरकारी दफ्तरों में, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता, कोई कहने की बात नहीं। अगर बाहर रहता हुआ अमेरिका में कोई कनाडा में हिंदुस्तानी रह रहा है, अगर उसे वीजा लेना है या उसे पासपोर्ट रिन्यू करना, तो उसे चक्कर लगवाए जाते थे। उससे क्या था कि जो बाहर रहने वाले हिंदुस्तानी थे उनके मन में एक कसक रहती थी कि भाई हमारी एम्बेसी अच्छी नहीं है। ये बात जब प्रधानमंत्री के सामने आई तो उन्होंने कहा एक काम करो, कोई भी मंत्री अगर विदेश यात्रा पर जाएगा, किसी भी देश में जाएगा, तो वहां की एम्बेसी वहां के हिंदुस्तानियों के लिए डिनर होस्ट करेगी। जो भी हिंदुस्तानी शहर में होंगे उनको डिनर पर बुलाया जाएगा और मंत्री उनसे बातचीत करेंगे। एक फार्मूला, आज हिंदुस्तान की एम्बेसी पूरी दुनिया में अमेरिका से एम्बेसी से भी बेहतर है। अब बाहर एम्बेसी में चक्कर नहीं लगाते हिंदुस्तानी। अब एम्बेसडर हजार सर आपका पासपोर्ट रिन्यू हो रहा था, क्यों? उसे पता कोई ना कोई मंत्री आएगा और डिनर पर बुलाना पड़ेगा। अगर अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, समझ तमीज से बात नहीं करोगे, तो डिनर पर कोई आने का नहीं, तेरी बोल खुल जाएगी, तेरी नौकरी चल जाएगी। प्रधानमंत्री का काम करने का इस तरह का तरीका है। तो ये 9 साल इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे हो चुके हैं। विकास की बात उन्हें सबने कह दी, देश की सुरक्षा की बात मैंने आपके सामने कह दी। बात कहने के लिए तो बहुत कुछ है और कई घंटे और बोला जा सकता है, बहुत लंबी बात की जा सकती है, लेकिन मुख्य तौर पे जब कोई ये कहता है, क्योंकि इस प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में है, ऐसे तो कमी प्रदेश रह गए जहां कांग्रेस है। हरियाणा वालों में थोड़ी बहुत राख रखी, बाकी तो कहीं बची नहीं। अब हमारे उत्तर प्रदेश में तो नाम लेवा भी कोई नहीं बचा। कांग्रेस कहीं हुआ करती थी, अब तो ये लगे कांग्रेस, हाँ बहुत पहले कांग्रेस हुआ करती थी। और जब कांग्रेस ये बात करें, जब ज्यादा दुख हो, जिनने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो कांग्रेसी जब ऐसी बात करते हैं, और उनका नेतृत्व है कैसा। और मैं एक बात और बताऊंगा, अब समाज के विचारों में परिवर्तन आ गया। अब कोई सांसद बनाने के लिए वोट नहीं देता, अब देश प्रधानमंत्री को चुनता है। सांसद एक माध्यम है प्रधानमंत्री को चुनने का। देश का नेतृत्व कौन करेगा ये महत्वपूर्ण है, सांसद कौन बनेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। सांसद तो कम काम कर लेगा, थोड़ा ज्यादा कर लेगा, कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, रमेश कोशिक जैसा होगा ज्यादा मिल जाएगा, हंसमुख आदमी हंसते मुस्कुराते रहेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम देश का नेतृत्व किसके हाथ में देना चाहते हैं, हम जो अगली पीढ़ी है इस देश की उसे कैसा हिंदुस्तान देना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, एक साफ और सुरक्षित स्वस्थ हिंदुस्तान देना चाहते हैं कि ऐसा देश देना चाहते हैं जिसमें आतंकवाद हो, जिसकी इकोनॉमी खराब हो, ऐसा देश देना चाहते हैं जिसकी इमेज खराब हो। महत्वपूर्ण बात यह है, निर्णय आपको यही लेना है। अभी चुनाव बहुत दूर है, 1 साल है चुनाव, और नया कोई चुनावी मीटिंग है। ये तो आपको एहसास दिलाने की बात है कि इस देश का नेतृत्व कैसा है, कैसे प्रधानमंत्री के हाथ में देश है। और मुझे उम्मीद है कि जब जब ये देश में बात आएगी कि कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, जब जब हर हिंदुस्तानी के दिल से एक ही बात निकलेगी कि प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत भारत माता की, भारत माता की। सभी मेरे भाई बहनों, सभी भाइयों, आपके बीच हमारे डॉक्टर सुशील बाल ने विस्तार से देश की उपलब्धि के बारे में आपको बताया। सांसद महोदय ने भी, हमारे विधायक जी ने भी आपको पूरे विस्तार से बताया। आप सभी एक मिस कॉल करेंगे 90 90 90 24 24। सभी अपना फोन निकाल लें, 90 90 90 20 24 20 24। तो इसे आप सभी मिस कॉल करेंगे। आपने समर्थन करना इसका कि जो 9 साल प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है उसका समर्थन करना आपने। इसमें 90 90 2024 आप इसको मिस कॉल करेंगे तो आपके पास एक जो है लिंक आएगा। वो लिंक खोलते ही आपको अपना नाम भरना है, फोन नंबर भरना है और स्टेट भरना है, और उसके नीचे समर्थन करें का बटन है वो दबाना है। 2 साल की उपलब्धियां जो है सारी आपके सामने आ जाएंगी और आपका नाम जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा केंद्र सरकार के पास।
इतना मेरा निवेदन है, बहुत सरल है। 90 हरियाणा की विधानसभा है, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनानी है, 90-90 3 बार, और 2024 में मोदी जी की सरकार बनानी है केंद्र में, इसलिए जो है 2024 याद रखें। इतना ही निवेदन है आपसे। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई आज जलपान का प्रोग्राम क्या है, सभी भाई जलपान करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।